चलो, कल 4th यूनिट किया था, 5th यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। ब्रीच करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, कैंसल नहीं होता। कैंसल करना इच्छा से होता है, तोड़ना मतलब क्या, बेसिकली फ्रॉड जैसा हो गया कि आपने को जो काम करना था आपने वो काम नहीं किया, देन यू हैव मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली उसमें क्या करना है अपने को ये यूनिट में, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते किसको है और उसके रेमेडीज क्या क्या है। मतलब अगर किसी ने जानबूझ के कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में से कैंसिल किया है तो उसके अगेंस्ट में मेरे पास में क्या क्या राइट्स होंगे। बहुत बेसिक चीज़ है, क्या क्या राइट्स होंगे कि मैं उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता हूँ, उससे सारा कंपेंसेशन ले सकता हूँ, सारा लॉस रिकवर कर सकता हूँ, ये सारा उससे करूंगा मैं। बस वही सारी देखना है। अब एक चीज समझना, ब्रीच जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आज है 16th में, 20th मई का एक कॉन्ट्रैक्ट था। 20th मई के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि सर 20th मई को 20 kg राइस मुझे सुबह 11 बजे सेंड करना और इसके लिए आप मुझसे पैसे ले लेना। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब क्या होता है ना कि 20 तारीख को, जब 20 तारीख आती है, सुबह के 11 बजती है, तब 20 किलो चावल की जो बात हुई थी, इसमें से कोई भी काम नहीं होता, या 20 तारीख को काम नहीं होता, या 20 किलो की जगह 2 किलो जाता है, या 11 की जगह 11 बजे की जगह 2 बजे आप माल बेचते हो। ये क्या हो रहा है, एक्चुअली जो दिन का ड्यू डेट था वो दिन में आपका इशू आया है, दैट इज आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन द एक्चुअल डिलीवरी डेट, इज ऑन एक्चुअल ड्यू डेट, दैट इज नोन एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है कि 20 तारीख आने के पहले ही आप मना कर देते हो, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख को, कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करने वाला हूं, या मैं इंस्टॉलमेंट होता हूं और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। यहां पर भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट यहां पे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ड्यू डेट पे होता है। ड्यू डेट के पहले अगर आपने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको हम नाम देते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट है। तो पहले अगर कैंसिल किया तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाद में अगर कैंसिल किया तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर उसके लिए मेरे पास में राइट्स क्या क्या रहेंगे, बहुत सिंपल है सर। आप सूट फाइल कर सकते हो फॉर डैमेजेस, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो, कल ही पढ़ा था अपन ने, रिसिशन, ऑल्ट्रेशन, नोवेशन, आप कैंसिल कर सकते हो। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट यू कैन कैंसिल। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप उसको बोल सकते हो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं होता, अगर हुआ भी तो तेरे को ये वाला काम, पर्टिकुलर जो काम है ये वाला काम करने के बाद ही मैं तेरे को लीव करूंगा, तो आप वो करोगे। या फिर आप सूट फॉर इंजंक्शन करोगे। इंजंक्शन मतलब क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल है कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ए बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ए इज अ सिंगर, एक्टर या एनी अदर परफॉर्मर, ठीक है, ये बंद हो गया मेरा, ठीक है। ए बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बी मैं तेरे थिएटर में अगले 10 महीनों तक गाने वाला हूं। तो बी ने बोला है हाँ, एक शर्त पे कि 10 महीने तक तू और कहीं पे नहीं गाना चाहिए। ए ने बोला ओके। अब ए ने क्या किया, 2 महीने तक सब चीजें बराबर चली, फिर उसको ए को लगा कि यार अपने पास में और भी कोई दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो ए ने क्या किया, बी के थिएटर में न जाते हुए किसी सी के थिएटर में जाके काम करना शुरू कर दिया। बट ऑफकोर्स इसने एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ड्यू डेट तो यहाँ पे कोई थी नहीं, और ये ड्यू डेट के पहले किया तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आइडियली इट इज। तो क्या हुआ कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, अब यहां पे इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो किया, इसमें बी का नुकसान तो हुआ, लेकिन बी का नुकसान होने के बाद में ए का कोई नुकसान हुआ क्या? अरे ए तो सी के पास थिएटर में जाके कमा रहा है। इस टाइम पे क्या करेगा, बी कोर्ट में जाके सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करेगा। सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करना मतलब क्या, कोर्ट ए को नोटिस देगी कि जब तक ए और बी इन दोनों का केस पूरा नहीं हो जाता है तब तक ए किसी और जगह पे काम नहीं कर सकता है, टू कीप ऑन होल्ड, दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन। कि हमारा तो सब चलता रहेगा, पहले इसका ये सब जो दूसरी जगह काम कर रहा है ना वो पहले बंद करवा दो, दैट इज नोन एज सूट फॉर इंजंक्शन। ठीक है। फिर एक आखिरी आता है जो होता है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। आपके बुक में देखो जिसका नाम है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब है एज मच एज अर्नड।
लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैंने ए के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे ये एक बिल्डिंग बना के दे। इस बिल्डिंग में टोटल 3 फ्लोर्स थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ए ने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर बनाया और सेकंड और थर्ड फ्लोर नहीं बनाया। इस टाइम पे बट ऑफ कोर्स से अगर मैं उस पर कंपेंसेशन लूंगा तो अगले कंपेंसेशन के लिए लूंगा जो मैं उसने नहीं बनाया, या फिर ऐसा समझो कि इसके वजह से मुझे जो लॉस होगा मैं वो क्लेम कंपेंसेशन क्लेम करूंगा। एज मच एज अर्नड, जितना काम हुआ है उतना पैसा ले लो, बचे हुआ आपको कंपेंसेशन करना पड़ेगा। आया ख्याल में? सिंपल है। अब सूट फॉर डैमेजेस की बात करो तो सूट फॉर डैमेजेस में एक होते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस जो नॉर्मल डैमेजेस होते हैं, एक होते हैं स्पेशल डैमेजेस जिसमें आपको स्पेसिफिक लॉस हुआ है, एक होते हैं विंडिक्टिव डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस पढ़ेंगे मानहानि का केस, एक होता है नॉमिनल डैमेजेस, एक होते हैं प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स में या तो पेनल्टी आएगा या लिक्विडेटेड डैमेज आएगा, इसको अलग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतना सिर्फ समझ लो, ठीक है? पहले सिर्फ ये चार्ट को देखो और इसको पहले लर्न करने का ट्राई करो, ठीक है? हुआ यहां तक? चलो फिर वापस वही है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो 2 टाइप का रहेगा, एक रहेगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक रहेगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर, यही तो इंपॉर्टेंट वर्ड था, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, व्हेन द प्रोमिसर refuses altogether to perform his promise and signifies, मतलब बता देता है his unwillingness कि उसको ये काम नहीं करना है, he signifies his unwillingness to do so, उस टाइम पे आपका anticipatory breach of contract हो जाता है। क्लियर है? चलो, anticipatory breach of contract may take place either ऑफ द फॉलोइंग 2 ways। सबसे पहले या तो एक्सप्रेसली आप वर्ड से बोलोगे, एक्सप्रेसली बाय द वर्ड स्पोकन, या इम्प्लाइडली लेंगे बाय द कंडक्ट। बाय द कंडक्ट मतलब या तो आप खुद से बोलोगे कि मैं ये काम नहीं करने वाला हूं, या ऐसा रहेगा कि आप गांव छोड़ के भाग जाओगे। तो बट ऑफ कोर्स आपने यहाँ पे बोला नहीं, लेकिन आप गांव छोड़ के चले गए और आपने कुछ बताया नहीं, आप भाग गए, आप अंडरग्राउंड हो गए, बट ऑफ कोर्स आपको ये काम नहीं करना है, इसी के लिए आपने ऐसा कुछ काम किया है। तो एक रहेगा एक्चुअल ब्रीच, एक रहेगा आप एक्सप्रेसली बोलोगे और एक रहेगा इम्प्लाइडली बोलोगे, ठीक है? फिर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू। अपने केस में शायद ऊपर के एग्जांपल में 20th मई था, या फिर हो सकता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, सपोज कोई बिल्डिंग बन रही थी, 20 तारीख तक कंप्लीट करनी थी, 20 तारीख तक कंप्लीट करते करते 20 तारीख का दिन आया और 20 तारीख के दिन में आप थोड़ा सा काम करने के बाद में बोलते हो अब मैंने आगे इसके आगे का नहीं करने वाला हूँ। 3 फ्लोर बनाने वाला था, या चलो एक काम करो कि 100 बैग्स सप्लाई करने थे, ड्यू डेट 20 तारीख थी, 20 तारीख को ड्यू डेट पे 100 बैग्स का जगह आपने 10 बैग सप्लाई किया और अब बोला कि अब मैं आगे का काम नहीं करूंगा। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? रेमेडीज देखना है, ये जनरल है, आखिरी के 2 मिनट एकदम जनरल है। एक रहेगा ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस मतलब जो आप नॉर्मल डे टू डे डैमेजेस देते हो वो रहेगा आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस। एग्जाम्पल, A agrees to sell to B bags of rice of 5,000 per bag. Delivery to be given after 2 months. On the date of delivery होने वाला है, the price of bags goes up to 5,500 bag. A refuses to deliver the bags to B. Example देखना, A ने B को बोला था, ओ भाई साहब मैं तेरे को पैसा देता हूँ, इसके बदले में तूने मेरे को कितना बैग्स है, कुछ बोला नहीं है, 5,000 रुपीज पर बैग, ठीक है? मैं तुझे 5,000 रुपए देता हूं पर बैग, इसके बदले में तूने मुझे ये बैग सपोज है राइस की, 2 महीने बाद में राइस देना। बी ने उस टाइम पे बोला ओके। अब 2 महीने बाद का एक्चुअल टाइम आया, 2 महीने बाद के एक्चुअल टाइम पे क्या हुआ, ए गया बी के पास में, ए को बी को बोला कि भाई साहब एक काम कर, मेरे को मेरे जो मैंने तेरे को 5,000 रुपए दिए थे उसके बदले में जो तू मेरे को राइस की बैग देने वाला था वो दे। इस टाइम पे बी ये राइस की बैग देने को रिफ्यूज करता है। आइडियली हो सकता है ए ने कुछ पैसे ना भी दिए हो या दिए भी हो, लेकिन ए ने अगर पैसे दिए होंगे तो बी बोलते हैं काम कर तेरे पैसे रिफंड लेके चले जा। अरे बॉस पैसा रिफंड तो ले लूंगा, लेकिन जब ए यही बैग राइस खरीदने जब मार्केट में जाता है, मार्केट में जाने के बाद वो जब जाता है तब 2 महीने बाद उसके प्राइस हो गया 5,500। अरे भाई साहब 2 महीने पहले मेरे को बोल दिया होता तूने कि मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, मैं तेरे को बैग्स नहीं दूंगा, तो मैं उस टाइम पे तेरे भरोसे बैठता नहीं, किसी और से खरीद लेता।
अब सिंस 2 महीने बाद तो जाके बोलता है कि अब मैं तेरे को प्राइस ये 5,000 रुपए में नहीं दूंगा, इसके लिए मुझे बाजार से जाके 5,500 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, तो मेरा तो 500 रुपए का नुकसान हुआ ना बॉस। और ये जो मेरा 500 रुपए, मैं ए हूं, ये जो 500 रुपए का मेरा नुकसान हुआ वो किसके वजह से हुआ? ए की वजह से हुआ। इसके लिए जो 500 रुपीज है वो ए मुझे पे बैक करेगा। ये 5,000 तो करेगा ही करेगा, साथ में डैमेजेस क्लेम करूंगा मैं बी के ऊपर 500 रुपीज का। दैट आर माई ऑर्डिनरी डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस मतलब क्या होता है? इसी केस को कंटिन्यू करते हैं। मैंने बी को बोल के रखा था कि भाई मुझे याद से बैग दे देना, मुझे ये राइस से एक जगह पे किसी को शो करना है, सैंपल बताना है और इससे एक बड़ा ऑर्डर लेना है। बी ने उस टाइम पे हाँ बोला। अब ड्यू डेट के टाइम पे 2 महीने बाद में बी मना कर रहा है। बी बोलता मैं दूंगा नहीं, ये इसने मुझे राइस नहीं दिया, इसके लिए मैं और किसी को सैंपल नहीं बता पाया और मैंने उसको सैंपल नहीं बता पाया, इसके वजह से मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो यहां पे मैं 5,000 रुपए मैंने उसको जो पे किया था वो तो लूंगा ही लूंगा, साथ में इसके वजह से जो मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ ना, मैं वो भी क्लेम करूंगा। दीज आर नॉट ऑर्डिनरी डैमेजेस, दीज आर स्पेशल डैमेजेस। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, अगर मैंने आपको बोला होगा कि ये राइस लेके मैं किसी और को क्लेम करूंगा, किसी और को शो करूंगा और मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मेरे को कंप्लीट करना है, तो ही मैं आपसे ये 1 लाख रुपए ले पाऊंगा। वरना ऐसे तो कोई भी इंसान यही बोलेगा ना, अरे तूने दिया नहीं इसके लिए मेरा 10 करोड़ का नुकसान हो गया। सामने वाला कैसे मानेगा? सामने वाला तो ये बोलेगा ना, भाई तूने मेरे को नहीं बताया था कि तेरा 10 करोड़ का कोई नुकसान होने वाला है, 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट चलने वाला है, तू मुझे बोलता तो मैं उतना सीरियसली तेरे को दे देता। आपने सामने वाले को क्लेम करना चाहिए, भरोसा देना चाहिए, इंटीमेट करना चाहिए कि तेरे ये आइटम्स के लेके मैं इसके साथ और कुछ आगे कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूं। सिंपल है। विंडिक्टिव डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस दैट आर मानहानि का केस। Vindictive damages can be claimed, can be awarded only in the 2 cases. सिर्फ 2 केसेस में ही विंडिक्टिव डैमेजेस मिलते हैं। एक फॉर द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट इनकर्स इंजुरी टू हिज और हर फीलिंग्स, और सेकेंड फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द बैंकर्स चेक। अगर आपका चेक डिसऑनर होता है, अगर आपका चेक डिसऑनर होता है तो आपका ये जो डैमेजेस है आप मानहानि का केस सामने वाले पे ठोक सकते हो। Vindictive damages can be claimed only in 2 cases. First, the breach of promise to marry someone, और second, in case of dishonor of any check. Dishonor check dishonor मतलब होना मतलब check bounce होना, ठीक है? उस टाइम पे रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है, इसी के लिए आप सामने वाले पे मानहानि का केस ठोक सकते हो। नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस कैसा होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट था 1 लाख रुपए का, वो कॉन्ट्रैक्ट में कर नहीं पाया, इसके वजह से मेरे को 50 रुपए की फाइन लग गई। अभी 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे 50 रुपए की फाइन लगी, एकदम चिल्लर फाइन लगी है, नॉमिनल फाइन लगी है। दैट आर नॉमिनल डैमेजेस। एक रहता है डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कॉस्ड बाय डिले। मैंने ना एक पेटी आम मंगवाया था सातारा से, कोंकण से, दिल्ली से, तीनों जगह से मैंने बुलाया था। अब बेसिकली क्या है ना, दिल्ली वाले ने सबसे पहले भेजना चाहिए था क्योंकि उसका डिस्टेंस लंबा है। उसने ये नहीं किया, 2 दिन लेट किया, इसके लिए जब तक मेरे पास में आम आते ना तब तक वो खराब हो चुके थे। यहां पे मेरा जो लॉस हुआ है ना, वो लॉस हुआ है ड्यू टू डिटोरेशन इन इट्स वैल्यू। तो ये जो मैं क्लेम करूंगा, ये लॉस जो क्लेम करूंगा वो रहेगा लॉस फॉर द डैमेजेस फॉर द डिटोरेशन कॉस्ट ड्यू टू डिले। उसकी वैल्यू कम हो गई ड्यू टू डिले। आया ख्याल में? और लास्ट होता है प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स डैमेजेस मतलब आप पहले ही बता दोगे, अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसके वजह से आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा, अगर आपने ये काम किया लेकिन आधा किया तो इसकी वजह से आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा, और अगर आपने पूरा कुछ भी कोई काम नहीं किया तो आपको 10 करोड़ का जुर्माना होगा। प्रीफिक्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया था कि ऐसा होगा तो आपको इतना डैमेजेस पे करना पड़ेगा, भले कॉन्ट्रैक्ट 8 रुपए का ही क्यों ना हो, लेकिन डैमेजेस 1 लाख रुपए के हमेशा रहेंगे। जैसे अपने केस में 5,000 रुपए था तो डैमेजेस भी 5,000 के मिल रहे थे। फिर अपन ने स्पेशल डैमेजेस देखा कि मेरा कितना नुकसान होगा। जरूरी है कि 1 लाख का ही होगा, 10 लाख का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है, 100 करोड़ का भी हो सकता है। डिफाइंड नहीं है ना, फिक्स नहीं है ना। प्रीफिक्स डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा कि अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो आपको इतना रुपया फाइन भरना पड़ेगा। दैट आर प्रीफिक्स डैमेजेस। आया क्लियर है? चलो पेनल्टी, हाँ क्वेश्चन आता है distinction between liquidated damages and penalty. Penalty and liquidated damages have one thing in common,
दैट दे आर बोथ पेएबल ऑन द ऑकरेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑफ कोर्स आप पेनल्टी कब पे करोगे, जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। क्लियर है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे देखना है, it is very difficult to draw a clear line of distinction between the two, but center principles as laid down below may be helpful. Basically penalty और liquidated damages दोनों almost same है, almost सब कुछ same नहीं है सर। उन दोनों में क्या thin line of difference है, वो question बनता है। if the sum is so large as to the far in excess of the probable damage on a breach, it is certainly a penalty. भाई कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख रुपए का और पेनल्टी लग रही है 10 करोड़ रुपए की, भाई साहब 10 लाख के इसके ऊपर इतना बड़ा पेनल्टी, इतना बड़ा लग रहा है, तो ये डैमेजेस नहीं है, ये पेनल्टी है। सेकंड, वेयर द सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन अ सर्टेन डेट एंड अ फ्यूचर सम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड, द लेटर सम इज पेनल्टी बिकॉज मियर डिले इन पेमेंट इज अनलाइकली टू कॉज डैमेज। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बेस्ट एग्जांपल। इलेक्ट्रिसिटी के बिल में लिखा रहता है कि आपका बिल है टोटल 1000 रुपया, अगर 21 तारीख तक भरोगे तो 900 रुपीज पे करोगे, और अगर 21 तारीख को पे करोगे तो 1000 भरना पड़ेगा, और अगर 22 तारीख को भरोगे तो 1100 भरना पड़ेगा। तो बेसिकली एक दिन में क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि वो 1000 रुपए पे 100 रुपया, मतलब मोटा मोटी 10% आपसे वसूली कर रहा है। उसका क्या डैमेज हुआ है? नहीं, उसने एक डेट फिक्स करके बोला था इतने दिन के बाद पे करोगे तो इतना भरना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट अ पेनल्टी फ्रॉम योर एंड। वो आपसे पेनल्टी चार्ज कर रहा है। आया ध्यान में? चलो, द एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द पार्टीज इज नॉट फाइनल। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि कितना पे करना है। द कोर्ट मस्ट फाइंड आउट, एक्चुअली ठीक है चलो पढ़ लेते हैं। द कोर्ट मस्ट फाइंड आउट वेदर द सम फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन द ट्रूथ अ पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर सामने वाला उसको डिफाइन ही नहीं कर पाता कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी है, तो कोर्ट बीच में आके डिसाइड करेगा कि इसको मैं क्या बोलूं, इसको पेनल्टी बोलूं या लिक्विडेटेड डैमेज बोलूं। बेसिकली अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो कोर्ट डिसाइड करेगा। द एसेंस ऑफ पेनल्टी इज द पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ टेररम ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी। टेररम मतलब धमकाना या उसको पनिश करना। द एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज। पेनल्टी क्या होता है? सामने वाले को पनिशमेंट देना, दैट इज पेनल्टी। कि तूने ऐसा किया ना, अब भर, मेरे को नुकसान होवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नुकसान नहीं भी हो फिर भी सामने वाले को बोलूंगा तूने तेरा काम नहीं किया ना, अब पैसा भर। लेकिन डैमेजेस का मतलब क्या होता है? मुझे अगर जेन्युइन कोई नुकसान हुआ होगा तो मैं आपसे डैमेजेस क्लेम करूंगा। जैसे सिग्नल तोड़ा, जेब्रा क्रॉसिंग के 1 सेंटीमीटर 1 फुट आप आगे आ गए सपोज, तो इससे कोई आरटीओ वाले को नुकसान नहीं हुआ, इसके लिए वो आपसे जो लेता है ना वो पेनल्टी नहीं, वो पेनल्टी होती है। लेकिन जब आप किसी की गाड़ी को ठोकते हो तो उसको डेंट पड़ता है, तो डेंट पड़ने पे वो जो पैसा मांगता है ना, उसको जेन्युइन लॉस हुआ है, तो वो पेनल्टी नहीं है आपसे, वो डैमेजेस क्लेम कर रहा है आपसे। क्लियर है? ये काम नहीं है, इसको छोड़ दो। अब वापस वही है। इसके अलावा आपके पास में क्या है? आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकते हो। क्वांटम मेरिट मतलब एज मच एज अर्न, आपने जितना काम किया है उतना करना पड़ेगा। क्वांटम मेरिट कौन कौन से केसेस में आता है उसके लिए पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एक्स wrongfully revoked वाई his agent authority beyond Y could complete his duties, held Y could recover as the quantum merit for the work। मतलब एक्स ने Y को 14 तारीख को ही निकाल दिया जॉब से, उसको बिना बताए, तो Y क्या बोलेगा? मैं निकल जाता हूं लेकिन पहले जो 13 दिन मैंने काम किया उसका पैसा तो मैं आपसे क्लेम करूंगा ना, दैट इज क्वांटम मेरिट, एज मच एज अर्नड। सर क्वांटम मेरिट कौन कौन से केसेस में होता है? When an agreement is discovered to be void or where the contract becomes void, तब आप क्वांटम मेरिट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही void हो जाता है, तो भाई जितना काम किया तो उतना पैसा दे दो। When something is done without any intention to do it gratuitously, मतलब by mistake होता है, या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। लॉ ने बोल दिया कि अभी तक एक काम, मैं सपोज 1000 बैग्स ऑफ राइस भेजना था, मैंने 1000 की जगह 300 भेजा और अगले दिन नोटिस आ गया गवर्नमेंट की राइस बैन हो गया, तो भाई जो 300 भेजा था उसके पैसे तो मैं आपसे लूंगा ना। थर्ड, वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विस बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन। हमने बात किया था मैं आपको सर्विस दूंगा लेकिन हमने रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं किया, उस टाइम पे क्या करेंगे? अच्छा ठीक है भाई, जितना काम हो उतना पैसा देते, मेरे को आगे से तेरे साथ काम ही नहीं करना है।
क्लियर है? व्हेन वन पार्टी अबेंडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यही बात कर रहे हैं कि एक पार्टी ने मना कर दिया कि मैं अब काम नहीं करूंगा करके। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, जिसका जो डिफॉल्ट में नहीं है, हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस, उसने बचा हुआ पार्ट परफॉर्मेंस का एंजॉयमेंट ले लिया, तो वो उतना पैसा लेगा। मतलब बेसिकली 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी थी, 1 फ्लोर बना दिया, 2 फ्लोर बनाया नहीं, तो क्या मैं पूरे बिल्डिंग का पैसा नहीं दूंगा क्या? आई एम द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट बट आई हैव एंजॉयड द सामने वाले का मेहनत फॉर 1 फ्लोर, तो आई हैव टू गिव अमाउंट फॉर दैट 1 फ्लोर इटसेल्फ। क्लियर है? और व्हेन एन अनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहां पे बढ़ा था डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, अब है इनडिविजिबल, आप तोड़ नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट को। फॉर अ लम सम इज कंप्लीटली परफॉर्म बट बैडली, द पर्सन हु हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लम सम बट द अदर पार्टी कैन मेक अ डिडक्शन फॉर द बैड वर्क। मतलब सामने वाले का कॉन्ट्रैक्ट जो था आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, उसने लमसम में पूरा काम किया था लेकिन आप उसके काम से सेटिस्फाइड नहीं हो। एक बिल्डिंग 3 फ्लोर की बनानी थी, उसने 3 फ्लोर की बिल्डिंग तो बना ली, लेकिन कहीं पे डेंट पड़ा है, कहीं पे कचरा ऐसा ही पड़ा है, कहीं पेंट नहीं किया है, कहीं पे लकड़ा निकल रहा है, कभी प्लाईवुड खराब हो रहा है। इस केस में जो 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए पूरा दोगे क्या? उसमें से उसका कुछ पैसा काट दोगे, लेट्स से 10,000 रुपए काट के उसको 90,000 रुपए हाथ में दोगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप सामने वाले को बोलोगे भाई साहब तेरे को ये काम तो करके देना ही पड़ेगा। सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन अभी अपन ने 2 मिनट पहले बात किया था कि सूट फॉर इंजंक्शन का मतलब होता है कि आप सामने वाले को बोलोगे कि तू मेरे साथ जब तक कॉन्ट्रैक्ट अपना, जब तक अपना ये खत्म नहीं हो जाता है कोर्ट कचहरी का केस, तब तक तू और कहीं पे ना काम करे, इसके लिए कोर्ट से उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा देंगे कि इसके अलावा जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता है तू और कहीं पे अपनी रोजी रोटी नहीं कमाएगा, वरना इसमें इसका तो नुकसान हुआ है नहीं, सिर्फ मेरा ही नुकसान हुआ। दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन। ठीक है, यहां तक पहले पूरा खत्म कर लो, बस इतना ही मैंने बोला ना, ये 2 आखिरी के 2 यूनिट बहुत टाइम पास यूनिट है, इसमें कुछ भी नहीं है। पढ़ो, कुछ नहीं समझा तो पूछो। अब अपन सेकेंड यूनिट मतलब लास्ट यूनिट करते हैं, 6th वाला। चलो चले आखिरी यूनिट पे। पहले तो ये समझो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। पहले तो कंटिंजेंट वर्ड मतलब क्या होता है ये समझो। कंटिंजेंट वर्ड मतलब ये होता है कि एग्जाम दे दिया, अब आपका पास होना क्या 100% गारंटी है किसी के पास में? सीए की बात कर रहा हूँ, कोई भी लेवल रहने दो, जैसे 10th 12th की बात नहीं करता, उसमें तो भी आप एक बार का बोल दोगे कि यार पास तो हो ही जाएंगे, परसेंटेज नहीं पता। बट सीए ऐसी फील्ड है कि आप बोलोगे क्या पता, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है पास होना चाहिए, बट फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन, फ्यूचर इज वेरी कंटिंजेंट, कुछ भी हो सकता है, 50-50% प्रोबेबिलिटी है, पास भी हो सकती हूँ, फेल भी हो सकती हूँ, पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ। कंटिंजेंसी मतलब डाइसीनेस, दैट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं किसी शॉप पर जाता हूँ मोबाइल लेने के लिए, मोबाइल के शॉप वाला बोलता है अभी तक माल आया नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आ जाएगा, दैट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मंडे को आ भी सकता है, मंडे को नहीं भी आ सकता है। इन द सेम मैनर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और होता है जिसका नाम होता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, बट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हो सकता है, वेजरिंग हमेशा अग्रीमेंट रहेगा, बिकॉज वेजरिंग अग्रीमेंट आर इलीगल अग्रीमेंट्स। और जब भी कोई चीज इलीगल है मतलब उसका लीगल एनफोर्सेबिलिटी है नहीं, और अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट क्लेम नहीं कर सकते हो। कैसे? बेटिंग, गैम्बलिंग 50-50% है, जीत भी सकते हो हार भी सकते हो। तो सर फर्क क्या है कंटिंजेंट और वेजरिंग में? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से आपको कुछ फर्क पड़ता हो तो वो हो गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उससे आपको डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा मैच, क्रिकेट मैच, उसमें आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, लेकिन अगर माल आएगा या नहीं आएगा, मंडे को माल आया तो मैं बेचूंगा, मंडे को माल नहीं आया तो मैं नहीं बेचूंगा, इससे मेरा नुकसान होगा। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर में मुझे डायरेक्ट इंटरेस्ट है, तो ये हो गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पे सब्जेक्ट मैटर में मुझे डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है वो हो गया वेजरिंग अग्रीमेंट। बस सिंपल, खत्म हो गया। अब दूसरा आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है नो वन कैन एनरिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, किसी और के मेहनत पर आप मजे नहीं कर सकते हो। सर कैसे? लेट्स से आपको कहीं पे किसी की बुक मिल गई, आपने वो बुक उठाई और यूज करना शुरू कर दिया, 2 दिन बाद में उसका कोई रियल ओनर आके बोलता है कि भाई सर ये बुक जो है मेरी है, मुझे वापस दे दे, तो आप उसको क्या बोलोगे? अरे ये बुक मुझे मिली, मैं ले लूंगा। बॉस
नो वन कैन एनरिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, वो उसकी बुक है ना, आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा। यू आर द फाइंडर ऑफ गुड्स। आए ख्याल में, एक बेसिक पढ़ रहे, इसके अंदर घुसेंगे अपन। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया क्या होता है। द परफॉर्मेंस essentials of a contingent contract, the performance of a contingent contract would depend upon the happening or non happening of a certain event or a condition, या तो होगा या नहीं होगा। The event referred to is collateral to the contract, collateral to the contract मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिख देना, कॉन्ट्रैक्ट में आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हो जाता है कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। देन थर्ड, द कंटिंजेंट इवेंट मस्ट नॉट बी मियर विल ऑफ द प्रोमिसर, सिर्फ वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा नहीं होनी चाहिए मतलब सर वो माल आएगा या नहीं आएगा, दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या पता वो मंडे को माल रहने के बाद भी मुझे देगा या नहीं देगा, ये भी तो डाइसी है, उसने देना भी तो चाहिए। भाई साहब हम इच्छा की बात नहीं कर रहे, यहां पे फ्यूचर अनइवन नहीं है, क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल नहीं है। इच्छा यू कैन कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, बट अगर कोई शिप बाय बोट बाय वाटर आ रही है, कोई शिप बाय वाटर आ रही है, तो आप उसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि अभी काश ऐसा हो जाए कि पीछे से एकदम तेज हवा आ जाए और शिप एकदम से 2 घंटे का डिस्टेंस जो है वो 15 मिनट में फुलफिल करते हुए, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, दिस इज बियॉन्ड योर विल। सिर्फ इच्छा नहीं है, इच्छा से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। और द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन, वही बात है, एक ही चीज को 4 बार तोड़ तोड़ के बोला हुआ है। ये कोई काम नहीं है। कंटिंजेंट एंड वेजरिंग, सीधा इस पे आना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद द रेफरेंस ऑफ कोलैटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। कोलैटरल इवेंट, हाँ याद रखना, कोलैटरल इवेंट। जबकि वेजरिंग अग्रीमेंट इज द प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ ऑन अ अनसर्टन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। यहाँ पे कोलैटरल का बुरा है कि यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात होती है। जहां आपको सिर्फ पैसों से मतलब है, आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, वो हो गया वेजरिंग एग्रीमेंट, और जहां आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट आ गया वो आ गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मतलब मैं आपको कुछ दूंगा तो भी आप मेरे को दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में पक्का होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा देना है आपको। अगर जीतोगे तो पैसा देना पड़ेगा, हारोगे तो आपको फाइनल कुछ करना पड़ेगा, मतलब ये चीज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमेशा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रहने वाले हैं। इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट इज कोलैटरल, कब से वही बोल रहा हूं, इवेंट हमेशा कोलैटरल रहेगा। जबकि इसमें इन वेजरिंग एग्रीमेंट द अनसर्टन इवेंट इज द कोर फैक्टर। अनसर्टनिटी, बस इसके ऊपर गेम चल रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ होवे या नहीं होवे उससे, हमको तो सिर्फ पैसा लेना और देना है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी वेजरिंग इन नेचर। कंटिंजेंट वेजरिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वेजरिंग इज इसेंशियली कंटिंजेंट इन नेचर। अरे वेजरिंग है मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंटिंजेंट जरूरी है क्या कि इलीगली होगा? अरे कंटिंजेंट माल का होगा तो वेजरिंग थोड़ी हो गया। तो एवरी वेजरिंग इज अ कंटिंजेंट, बट एवरी कंटिंजेंट इज नॉट अ वेजरिंग, ठीक है। ओके, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। वही तो बात हो रही है सर, दे हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, इसमें दे हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन। एक दूसरे के लॉस और गेन पे डिसाइड नहीं होता, इसमें कुछ लॉस और गेन नहीं है। माल आया तो दूंगा, माल नहीं आया तो नहीं दूंगा, इसमें क्या लॉस और क्या गेन है। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में शर्त है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है, एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान। लॉटरी में आपने लॉटरी लिया, आपकी लॉटरी लग गई तो सामने वाला का नुकसान, नहीं हुआ तो उसका फायदा। इज अ गेम, लूजिंग एंड गेनिंग अलोन मैटर्स, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, ये वैलिड है, ये वॉइड है। गैम्बलिंग थोड़ी वैलिड रख सकते हैं हम। आया ख्याल में? कोई डाउट है इसमें? चलो, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 4 चीजों का होता है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 68 to 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत ही छपरी चीज के बारे में बात करता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कुछ मतलब कुछ ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें कुछ ऐसे बहुत लॉजिक लगाना है वैसा नहीं है। मैंने बोला था ना, ये 2 यूनिट बहुत सिंपल यूनिट है, कुछ है ही नहीं इसमें। सबसे पहला है क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड। याद रखना, अगर आप किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अपन ने पढ़ा है, तो कैन माइनर एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट? नो। लेकिन अगर आप
उस माइनर को नेसेसिटी प्रोवाइड करते हो, उसको बेसिक चीजें प्रोवाइड करते हो, रोटी कपड़ा मकान वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो यस यू कैन क्लेम दैट अमाउंट दैट यू हैव सप्लाइड टू दैट माइनर। वो अमाउंट कौन सा है? नेसेसिटी। नेसेसिटी प्रोवाइड किया तो ही आप क्लेम कर सकते हो, और वो भी वो माइनर खुद के जेब से नहीं देगा, माइनर की एस्टेट लायबल रहेगी, उसकी बैलेंस शीट की जो भी एसेट होगी उसके पास में वो लायबल रहेगी। सर उसके पास में कुछ नहीं है तो नहीं लायबल रहेगा, आप उससे पैसा कभी नहीं मांग सकते हो। फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ। अगर आप किसी माइनर को नेसेसिटी प्रोवाइड करते हो, किसी माइनर को कार खरीद के दिया, दैट इज नॉट ए नेसेसिटी, लेकिन एक माइनर को आप एजुकेशन दिलाते हो, तो यस यू कैन क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम दैट माइनर, बट नॉट फ्रॉम माइनर हिमसेल्फ, बट फ्रॉम द एस्टेट ऑफ माइनर। याद रखना, माइनर की एस्टेट विल बी लाइबल। सेकेंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ये कैसा होगा? एक लैंड थी जो मैंने आपको लीज पे देके रखी थी, उसके ऊपर म्युनिसिपल का कुछ टैक्स आता है, तो बेसिकली आप यूज कर रहे हो तो टैक्स भी आपने पे करना चाहिए था, आपने म्युनिसिपैलिटी वाले को टैक्स पे नहीं किया। जमीन मेरी थी, यूज आप कर रहे थे, टैक्स आपको भरना चाहिए था, आपने टैक्स नहीं भरा, तो म्युनिसिपैलिटी वाले का आपको नोटिस आ गया कि अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो हम ये जमीन आपसे जब्त कर लेंगे। और भाई साहब तेरा क्या गया, जमीन तो मेरी थी। तो मैंने क्या किया, अभी के लिए सामने वाले के पास में पैसा नहीं था, इसलिए मेरी जमीन के ऊपर का मेरा टैक्स मैंने उसको पे कर दिया, और ये पैसा अब मैं किससे क्लेम करूंगा? बट ऑफ कोर्स आपसे क्लेम करूंगा। क्यों? क्योंकि आई हैव मेड द पेमेंट एंड आई एम द इंटरेस्टेड पर्सन इन दिस मैटर, तो पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। थर्ड इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेच्युशियस। ग्रेच्युशियस मतलब वॉलेंटरी करना, नॉन ग्रेच्युशियस मतलब नॉन वॉलेंटरी करना। जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग के लिए किसी को हायर किया, उसने बिल्डिंग बना के दिया, रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं हुआ था, बिल्डिंग बनाने के बाद में आप उसको बोलते हैं ले 5 रुपए ले, काम खत्म कर। भाई साहब यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेच्युशियस एक्टिविटी। उसने बोला था कि मैं फोकट में बना के दूंगा, नहीं ना, आपको उसका जितना हक बनता है वो आपको देना पड़ेगा, भले यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपकी एक्सचेंज नहीं हुई थी फिर भी। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर मेरे को रास्ते पे कल जाके ये माउस मिलता है, ये गिरा हुआ है कहीं माउस, मैंने इसको उठा लिया, मैं ढूंढ रहा हूं कोई मिला नहीं, बाद में ऐसा होता है कि इसका रियल ओनर आता है, तो ये माउस मुझे उसको रिटर्न देना पड़ेगा। हो सकता है ये माउस मैंने बेच दिया और इससे मेरे को 1000 रुपए मिले थे, तो वो 1000 रुपए मेरे को वो सामने वाले को देना पड़ेगा। सर ये बेचते टाइम पे मेरे को 200 रुपए का खर्चा भी लगा था, तो मैं 1000 रुपए देने के पहले 200 रुपए माइनस करके बचा हुआ 800 रुपए उसको ओनर को दे दूंगा। कॉमन सेंस है। एंड लास्ट इज मनी पेड money paid by mistake or under coercion। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोइशन। मनी पेड अंडर मिस्टेक और कोइशन मतलब मैंने गलती से आपको कुछ पैसा दे दिया होगा, मैंने आपको 10,000 भेजने थे, मैंने 1 0 लगा के 1 लाख आपको भेज दिया। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफंड माई 90,000 रुपीज। या फिर कोइशन, कोइशन मतलब अपन ने पढ़ा डरा धमका के काम करना। अगर आपने किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला था ये डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे साइन कर, और उसने साइन कर दिया होगा, आपका बाद में कोर्ट में पता चला कि ये अंडर कोइशन था, आपको वो जमीन वापस रिटर्न बैक करनी पड़ेगी। आया ख्याल में? सिंपल है, कुछ भी नहीं है ये चैप्टर में। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 68 टू 72। फर्स्ट आता है क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू द माइनर, और कौन लाइबल रहेगा, कौन रिपे करेगा, उसकी एस्टेट विल बी लाइबल। सेकंड पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। थर्ड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द नॉन ग्रेच्युशियस एक्ट। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। एंड लास्ट इज मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोइशन। ठीक है, इसमें कुछ भी मत करो, सिर्फ सबके एग्जाम्पल्स रीड करो, पूरा अभी के अभी समझ जाएगा आपको। ये कोई करने की जरूरत नहीं है, कोई केस लॉ वगैरह कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ वो हेडिंग पढ़ लो और उसके एग्जाम्पल पढ़ लो, पूरा समझ जाएगा। ये 2 सब्जेक्ट सबसे बेसिक यूनिट्स थे, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, रीड करो यहाँ तक, पहले पूरा खत्म करके दो।